حسن साहब, आपने सुना सैयद मुशाहिद हुसैन साहब को, और आज कॉन्फ्रेंस भी हो रही है पाकिस्तान के अंदर यौम यकजहती फ़लस्तीन. तमाम सियासी जमातें मौजूद हैं एक अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के अलावा. सो ये जो बात की एक जो सैयद मुशाहिद हुसैन साहब का मशवरा ये है कि पाकिस्तान को जो बड़े इस्लामी मुल्क हैं उनके साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए और फ़लस्तीन के इशू को इफेक्टिवली मज़ीद इसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है. उसके अंदर कुछ तजावीज़ डाली जा सकती हैं कि दीज आर द रेड लाइन्स, इनफ इज़ इनफ, कुछ करना पड़ेगा. चाहिए साहब, इसमें कोई शुबा नहीं है. मैं तो ये कहूँगा देर आए दुरुस्त आए. बड़ी देर की मेहरबान आते आते 1 साल आप 40-50 हज़ार मुसलमानों की तबाही बर्बादी शहादतें, उनके कोई चीज़ रह नहीं गई है. किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? मैं आज भी ऐसे ईमान के साथ बैठा हूँ कि अगर एक उनको थ्रेट चली जाए कि उनका बाप भी फ़लस्तीनियों की तरफ रुख नहीं कर सकता, वो बैरूत की तरफ रुख करें, वो उर्दन की तरफ करें, वो ईरान, हो ही नहीं सकता. लेकिन ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਤਾ नहीं ਕੀ हाल है तो लोगों का तुहां जवाब देना. आई एम वेरी सॉरी. अच्छा नकवी साहब, जाहिर है ओआईसी की तरफ से वो अभी तक रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, जाहिर हुआ जो होना चाहिए था. मुस्लिम खास तौर पर आप वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर देखें, अभी जो मुशाहिद साहब भी बात कर रहे थे, वहाँ की जो आम पब्लिक है उसकी रायामा बहुत वाज़े तौर पर इस हवाले से आई है. बड़े बड़े इज्तिमात हो रहे हैं, वहाँ पे लोग डेमोन्स्ट्रेशन भी कर रहे हैं. अब क्या करना चाहिए, ख़ास तौर पर आज जो कॉन्फ्रेंस हो रही है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर क्या मुमकिना तजावीज़ होनी चाहिए और हमें किस तरह मोबिलाइज करना चाहिए मुस्लिम वर्ल्ड को? देखिए, मुशाहिद साहब की बात से एक बात तो साबित होती है कि अवामी राय एक तरफ होती है, लेकिन हुकूमतों की जो पॉलिसियां होती हैं रियासतें चलाने के लिए वो मुख्तलिफ होती हैं. वो कभी कभी अवामी राय को मद्देनजर रख के नहीं बनाई जाती हैं, और इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो कुछ हो रहा है ये इसका वाज़ेह सबूत है. बात यह है कि आप जब अमली तौर पे कुछ करने की बात करते हैं ना, तो ये फ़लस्तीन का मसला तो 1948 से चल रहा है. अब तो 70-80 साल होने वाले हैं. आप 70-80 साल में जब इसका अभी तक कोई हल नहीं निकाल पाए, और 2-4-5 साल के बाद इसराइल चाहता है 10-20 हज़ार फ़लस्तीनियों को मार देता है, और ये सिलसिला तो रुकी नहीं ना 70-75 साल से. तो जब 70-75 साल में आप अमली तौर पे कुछ नहीं कर पाए, कोई प्लेटफॉर्म क्रिएट नहीं कर पाए, कोई मुनासिब रद्द-ए-अमल नहीं दे पाए, इस जो फ़लस्तीनियों पे जुल्म हो रहा है इसको आप 70-75 साल में सही तरह से एड्रेस नहीं कर पाए दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो अब ये अभी तो 1 साल हुआ है, आप क्या कर लेंगे? और रह गई बात जो फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, ये तो दुनिया को देखना चाहिए ना. ये आलम इस्लाम का मसला नहीं है, ये आलम इंसानियत का मसला है. ये आलम इंसानियत को देखना चाहिए कि ये इतने मजलूम लोग, छोटे छोटे बच्चे, खवातीन, गरीब अपने घरों के अंदर मारे जा रहे हैं. तो इसका जवाब तो फिर सिर्फ इस्लामी दुनिया को थोड़ी देना है, हर उस दुनिया के हर उस शख्स को, हर रियासत को, हर मुल्क को देना है जो अपने अंदर इंसानियत रखता है. इसके लिए तो यूनाइटेड नेशन का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल होना चाहिए. ओआईसी का प्लेटफॉर्म तो इसके लिए बहुत छोटा प्लेटफॉर्म है. जी हसन, यूएन के अपने कोई 200 से ज़्यादा, आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उनके जो एम्प्लॉई हैं वहाँ पे, ख़ास तौर पर उनके जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, हेल्थ प्रोग्राम है, उनके एम्प्लॉइज़ टारगेट हुए हैं वहाँ पे. इसके अलावा कोई 150 के करीब जर्नलिस्ट जो है उनको वहाँ पे टारगेट किया गया है. वहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई, और वहाँ ज़ाहिर है मुस्लिम वर्ल्ड से तो साउथ अफ्रीका बेहतर है कि वो, आपको पता है, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए, वहाँ से एक फैसला भी लेके आए हुए हैं. इस सब के बावजूद जो है इसराइल की हटदर्मी है. इसराइल की हटदर्मी के पीछे ज़ाहिर है एक अमेरिकन जो पावर है, वो उनके सपोर्ट सिस्टम वो खड़ा हुआ है इस वक्त. जी नहीं, उनके पीछे खड़ा हुआ है, लेकिन हम मुसलमान कमज़ोर हैं ना. हम में इत्तेफाक नहीं है, हम फ़िरक़ों में हम तकसीम हुए हुए हैं, हम आपस में दस्तों गिरेबान हैं. हम जो है मुसलमान दूसरे मुसलमान को अपना सगा भाई नहीं समझते. तो ये तो कमज़ोरियाँ हमारी अपनी हैं. हमें जो है वो ऐशो इशरत में हम पड़ चुके हैं. तो ये तमाम की तमाम वो तल्ख हकीकतें हैं जिनको समझ कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं. अब देखें, इस खित्ते के अंदर यानी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है एक बड़ी एटमी ताकत है, लेकिन देखें कि हम भी आज उतने मजबूत नहीं हैं माली एतबार से. तो हमें जो है वो मुआशी एतबार से मजबूत होने की ज़रूरत है. और फिर उसके बाद ही हम जो है इसराइल या दीगर जो कुव्वतें हैं, जो पाकिस्तान मुखालिफ हैं, जो इस्लाम मुखालिफ हैं, जो मुसलमान मुखालिफ हैं, उनके खिलाफ हम जो है वो खड़े हो सकते हैं. इस वक्त तक तो हमें अपने आप को अपनी इस्लाह की ज़रूरत है.
پھر ہم فلسطینیوں کا خون جو ہے اس کی جو قیمت ہے وہ اسرائیل کو چکانی پڑے گی انشاءاللہ، لیکن وہ وقت کب آئے گا، میری زندگی میں آئے گا نہیں آئے گا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ناظرین، وہ لوگ جو تھوڑا بہت انٹرنیشنل ریلیشنز کو جانتے ہیں، ابھی جو حسن نے بات کی ہے نا کہ انٹرنیشنل افیئرز کے اندر کسی بھی ملک کی حیثیت اس کی معیشت ایکسپلین کرتی ہے، اس کی جو وہاں پہ ملٹری پاور ہے، اس کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے۔ ریسنٹلی ایک رپورٹ نیو یارک ٹائم کے اندر چھپی، اس کے مطابق تمام مسلم ورلڈ کی ساری یونیورسٹیز ملا لیں، تمام مسلم ورلڈ کے جو سارے سائنٹسٹ ملا لیں، تمام مسلم ورلڈ کے اندر جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر پیسہ لگ رہا ہے اس کو ملا لیں، اس کے مقابلے میں نقوی صاحب اسرائیل کے اندر ان کی یونیورسٹیز، ان کے اندر وہاں پہ ان کی جو ٹیکنالوجی ہے ہر سطح کے اوپر وہ بہت آگے ہیں۔ ظاہر ہے ان کو امریکہ کی سپورٹ بھی حاصل ہے۔ اس وقت دیکھیں نا، کوئی 9.5 ملین کے قریب ان کی آبادی ہے اور پوری دنیا کو آگے لگایا ہوا ہے۔ پاکستان، ہماری خواہش بھی ہے اور ہم دعا بھی کرتے ہیں اور امید بھی رکھتے ہیں کہ ایک لیڈنگ رول لے سکتا ہے۔ اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آنے والے سالوں کے اندر، ڈیکڈز کے اندر، پاکستان نے جس طرح اپنے جو دفاع کو ہم نے جس طرح بنایا، جس انداز سے ہم نے اپنی جو ٹیکنالوجی ہے، خاص طور پر ہماری جو میزائلز ٹیکنالوجی ہے، ہماری جو نیوکلیئر آرسنل ہیں، ادروائز ہماری جو ڈیفنس ریلیٹڈ ساری جو ہماری ٹیکنالوجیز ہیں وہ ایٹ پار ود دا انٹرنیشنل ورلڈ ہیں۔ لیکن ہماری جو سب سے بڑی کمزوری ہے وہ ہماری معیشت کی ہے، ہمارے کے اندر جو سیاسی عدم استحکام ہے، کیونکہ معیشت کے لیے ہمیں ہر جو ہے سال 2 سال کے بعد آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے، آئی ایم ایف کے سامنے ہمیں ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں۔ اب آئی ایم ایف کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ بریٹن ووڈ جو انسٹیٹیوشنز ہے ساری دنیا کے سامنے سب کو پتا ہے کہ وہاں سے کس طرح آرم ٹویسٹ کی جاتی ہے۔ لہٰذا ایڈ کرنا چاہوں گا، ہاں جی پلیز سر، اسرائیل نے ایسے سافٹ ویئر ڈیولپ کر لیے ہیں جو کہ آپ کا جو فون ہے 0 کلک کے اوپر اس کو ہیک کر لیتے ہیں، وہ اتنے ایڈوانس ہو چکے ہیں۔ تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی یونیورسٹی اور ایجوکیشن کے اوپر اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر وہ فنڈنگ لگا رہے ہیں، تو یہ بالکل لگا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر ہائر ایجوکیشن کے اوپر کتنا فوکس ہم کرتے ہیں۔ تو ہماری جو چیزیں اس قسم کی ہیں کہ میرے خیال سے اس وقت سب سے زیادہ بجٹ ہائر ایجوکیشن میں سندھ کا ہے اور سب سے کم جو بجٹ ہے وہ خیبر پختونخوا کا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے ہمیں دیکھیں اپنی تعلیم اپنے نوجوانوں کو دینی پڑے گی، ہمیں دنیا کے تقاضوں کے ساتھ جو ہے سنکرونائز ہونا پڑے گا۔ بالکل صحیح۔ اور ہم